2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। फईसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप नंबर 2 के परिसर में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी सहित सीआरपीएफ के राजस्थान सेक्टर के महानिर्देशक विक्रम सहगल सहित सीआरपीएफ के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीआरपीएफ के महानिर्देशक ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीआरपीएफ के प्रमुख आदेशानुसार पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के तहत अजमेर सीआरपीएफ 2 को 30,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था। उसी दौरान आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अजमेर जिले के कई गांवों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं कार्यक्रम में सांसद और विधायक का पौधा देकर स्वागत किया गया और सभी अधिकारियों ने एक दूसरे को वृक्षारोपण कार्यक्रम की बधाइयां भी दी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक पूरे देश भर में एक सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है और सीआरपीएफ जहाँ भी है पूरे देश भर में वहाँ एक सघन अभियान वृक्षारोपण का एक चला है। उसके अंतर्गत आज अजमेर यहाँ सीआरपीएफ इस परिसर में भी एक आयोजन हुआ है। एक वृक्षारोपण का यहाँ कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि वृक्ष लगेंगे तो भी मानव सुरक्षित रह पाएगा। वृक्ष ये है जो हमें प्राणवायु देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये प्रकृति को बचाने के लिए और ये बहुत बढ़िया एक बड़ा सघन अभियान ये चला है। इसके अंतर्गत 60,000 वृक्ष लगाने का प्रावधान है। ए और बी में, फर्स्ट और 2 में ये वृक्षारोपण का अभियान चला है और इसके अंतर्गत आज यहाँ हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी और सभी और भी यहाँ पधारे हैं और ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव महसूस हो रहा है कि वृक्ष लगेंगे तो ही जीवन बचेगा और इसके लिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर के अंदर पर्यावरण शुद्ध हो, वायुमंडल ठीक रहे और जिस प्रकार से औद्योगिकरण के कारण सारा वायुमंडल विषाक्त होता जा रहा है, ऐसे समय स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध जीवन मिले, लोगों की बीमारियां दूर हों और साथ में हम सबको अच्छे फलदार पौधे मिलें। इस कोरोना के दौरान हमारी इम्यूनिटी ठीक हो, इसके लिए देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज से सीआरपीएफ ने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा कि इस प्रकार से राजस्थान में 1,70,000 पेड़ लगा करके आगे बढ़ें और आशा करूंगा कि सभी लोग इन पेड़ों को ज़िंदा रखेंगे, इनकी संभाल करेंगे ताकि पेड़ बड़े होकर के आगे बढ़ें। और साथ में आम जीव से भी अपील करूंगा कि वे हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की वर्षगांठ पर एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि ये भारत में जिस प्रकार से गर्मी टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर तक पिघल रहा है, उससे मुक्ति मिल करके हम सब लोग मिल करके इस प्राकृतिक वातावरण को ठीक करें और वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा दें। जी सर। कितने पौधे लगाएंगे? हमें पूरे राजस्थान में तकरीबन 1,70,000 पेड़ लगाने का जो है दायित्व दिया गया है, जिसमें से कि 30,000 पौधे अजमेर में हमारा जो ग्रुप केंद्र 2 जहां पर आज आप उपस्थित हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और 30,000 पौधे जो हैं वो हमारा ग्रुप केंद्र 2 जो है जो है वो लगाएगा। इसी प्रकार से 30,000 पौधे जो आरटीसी हमारा रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर है वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और 20-20 हज़ार पौधे 83 बटालियन आरएएफ और 246 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा जयपुर में लगाए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से 1,30,000 पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं और 35,000 के करीब पौधे जो हैं माउंट आबू में जो हमारी आंतरिक सुरक्षा एकेडमी है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है देश के लिए, और हमें हमारा नेतृत्व आज स्वयं हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में किया है, हमारे परिसर नोएडा में पौधा लगाकर, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। और आज ही के दिन हमने ये निर्णय लिया है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में आज पहले दिन हम 10,000 से 15,000 पौधे पूरे राजस्थान में लगाएंगे, ताकि इस कार्य का शुभ आरंभ हो और इसको अपने अंतिम मुकाम तक हम लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम किसी भी प्रयास में पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमारा संकल्प है कि इसके बाद भी हमारे जितने सेंटर हैं, आज भी मेरी चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से बात हुई और मैंने सांसद जी से भी अनुरोध किया और उनको आश्वस्त किया है कि आप हमें पेड़ देते रहिए और हमारे अधिकारी और हमारे जवान मिलकर इसको पूरे राजस्थान में जहां भी आप कहेंगे लगाते रहेंगे और इस देश को हरा भरा बनाएंगे और विकास की ओर अग्रसित करेंगे। क्या पौधे लगाए जाते हैं, उनकी टीमें बनाई गई है मेंटेनेंस को लेकर? जी हाँ, हमने 3-3, 4-4 टीमों का गठित किया है। एक टीम तो जो है वो है जो कि जिन्होंने इन गड्ढों को तैयार किया है, एक टीम वो है जिन्होंने पौधों का आयोजन किया है वन विभाग से मिलकर, एक टीम वो है जो कि आज पौधे लगाएगी, उसके बाद एक टीम वो है जिसकी जिम्मेवारी इसके लिए जल की व्यवस्था करने की रहेगी और जल पहुंचाने की रहेगी, और एक टीम वो है जो कि इनको देखती रहेगी कि यदि कोई पौधा पनप नहीं रहा है तो उसको दोबारा बदली किया जाएगा और दोबारा लगाया जाएगा। तो इसको सिर्फ एक राजस्थान में सियासी हलचल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवनानी ने कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में वर्तमान हालात पैदा हुए हैं, उसमें कांग्रेस की अंदरूनी कहल खुलकर सामने आ रही है और कोरोना काल में जहां सरकार को आम जनता के लिए कार्य करना चाहिए था, वहां पर राजनीति में उलझी हुई है। तरीके से प्रदेश में सियासी हलचल एकदम तेज हुई है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है भाजपा पे। आरोपों के बीच अब भाजपा किस तरीके से कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब दे रही है? ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के आड़ में कोरोना का सहारा लेकर के प्रदेश की सीमाओं को सील करते जा रहे हैं, जो कि खुलेआम लोकतंत्र का अपमान है। और साथ ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने विरोधियों और विपक्षी पार्टियों के लिए इंटेलिजेंस और एसओजी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपातकाल की याद दिला रहा है। आपातकाल में जिस तरह से उसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए थे, उसी की राह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल पड़े हैं। यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की आपसी सत्ता स्पर्धा है। एक बार बड़ी घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा के चुनाव में हम सब एकमत रहे, अभी उसकी स्याही सूखी भी नहीं और ये दूसरा दौर तुरंत शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी का अपने विधायकों पर कोई विश्वास नहीं रहा, जो अपने समर्थन में पत्र लिखवाने लगे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने विधायकों का बकरों की मंडी और बकरा कहा है, मैं समझता हूँ इससे निम्न स्तर राजनीति का हो नहीं सकता। ये निंदनीय है, अपमानजनक है और राजस्थान की जनता इसको देख रही है, समय की प्रतीक्षा कर रही है। और जिस प्रकार से भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वे निराधार है, इनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। आज भी इनके कुछ विधायक दिल्ली में बैठे हैं, कुछ मंत्री कल इनकी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रदेश में जहाँ अराजकता का माहौल है, वहाँ अविश्वास का वातावरण है और राजनीति इस समय विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल की एक हल्के स्तर पर पहुंच गई है।
जो निश्चित रूप से इससे राजस्थान का अधिकारी, पुलिस और सत्ताधार के लोग कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाने में उड़ते, कहीं अपराधियों को कंट्रोल करने में लगते, उसकी तुलना में अपने कुर्सी की दौड़ में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अजमेर के नए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने आज संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए तरीका यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कराई जाए। जिला कलेक्टर ने यूरोलॉजी विभाग में मरीजों से पूछताछ की और वहां के इंतजामों के बारे में जानकारी जुटाई। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में बेहतर से बेहतर इंतजाम के लिए डॉक्टर को दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल से 12 जगहों पर सैंपलिंग की जाएगी, जिनमें आशा सहयोगिनी के जरिए सैंपल लिए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि 50 वेंटिलेटर जेएलएन को मिले हैं, उन्हें जल्द ही लगवा दिए जाएंगे। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए आज मेडिकल टीम के साथ जो तैयारियां चल रही हैं उसकी निरीक्षण किया। होम आइसोलेशन जो पॉजिटिव मरीज़ों का किया जा रहा है उसमें किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, और संक्रमण को रोकने के लिए एक ही ऑप्शन, एक ही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि टेस्टिंग अधिक से अधिक की जाए। तो सैंपल बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। पिछले 2 दिन से रेलवे स्टेशन से भी जो भी यात्री आ रहे हैं उनके सैंपल ले जा रहे हैं। अब सभी पीएचसी पे लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दे दी गई है। कल से 12 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें आशा, एएनएम, मेडिकल टीम सब लोगों को बुला के जो संदिग्ध हैं उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी। जेएलएन पे लोड कम हो, सैंपलिंग सारी पीएचसी स्तर पे ही हो जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। जेएलएन में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा अच्छी देखभाल की जरूरत है, उनको ही भेजा जाए। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, अब आंकड़ा आगे भी इसलिए बढ़ेगा कि हम सैंपलिंग ज़्यादा कराएंगे। अभी तक 400-500 सैंपलिंग होती थी, जो अब 700-800 ही है। आगे इसमें और ज़्यादा अधिक बढ़ेगी, तो 1500-2000 जब सैंपल करेंगे तो अधिक पॉजिटिव निकल के आएंगे। और एक बार इनिशियली में अगर पॉजिटिव अधिक निकल के आ जाते हैं तो आगे संक्रमण कम फैलेगा। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि अधिक सैंपल लिए जाएँ। अब आप ज़्यादा सैंपल लोगे, 500 की जगह 2000 लेंगे, तो अधिक संक्रमित लोग निकल के आएंगे। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जेएलएन का दौरा किया, कैसी व्यवस्था? जेएलएन में पिछली बार से इम्प्रूवड है। पहले सस्पेक्टेड आईपीडी में भर्ती करके कर रहे थे, अब ओपीडी में ही सैंपल लेके भेज रहे हैं। लोड कम हुआ है और 50 वेंटिलेटर जेएलएन को मिले हैं, उसको भी स्थापित जल्दी किया जाएगा, जिससे क्रिटिकल केयर की सुविधा उपलब्ध हो। लोग जागरूक नहीं है, भीड़ देखी जा रही है बाजारों में भी। देखिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों के सपोर्ट के बिना सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने पहले तो लोगों को समझाइश का काम किया, फिर अब चालान भी काटने शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 100 रुपए के चालान काटे जाते थे, अब 1000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि अब भी पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन साथ ही नियमों के मुताबिक चालान भी काट रही है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि लोगों में चालान की रकम को लेकर गुस्सा भी है और वो ट्रैफिक पुलिस से उलझ भी जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उन्हें सुकून से समझाइश करते हुए उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। सर, आप किस तरह से चालान काटते हो, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? आज राज्य सरकार द्वारा एमबीएक्ट में जो नया प्रावधान जारी किया गया है उसके तहत पहले तो 3 दिन काफ़ी समझाइश की गई थी। आज से हमने नए एमबीएक्ट के तहत चालान जारी किए काटना। सभी लोगों के बिना हेलमेट के, पहले चालान 100 रुपये था, अब 1000 रुपये हो गया। सीट बेल्ट का 100 था, अब 1000 हो गया। तो इस दौरान सब लोगों में थोड़ा आवेश तो है ही जनता में, परंतु उस आवेश को देखते हुए हम उन लोगों से थोड़ा शालीनता से बात करनी पड़ती है, उनको प्रेम पूर्वक रोकना पड़ता है, रोक के उनको समझाइश करनी पड़ती है, फिर उसका हम चालान भी करते हैं। अदरवाइज बिगड़ चालान हम उसको छोड़ते भी नहीं है। अधिकारियों के सख्त आदेश है कि आप चालान करोगे, इस एमबीएक्ट को लागू करना अनिवार्य है। और कई जगह अप्रोचें भी आ रही है, परंतु उनको शालीनता से समझाइश करके और उनका हम चालान कर रहे हैं। सर, जैसा आप समझाइश की बात कर रहे हैं, समझाइश भी करते हैं, उसके बाद भी आपके साथ बदतमीजी की बातें की जाती है। हाँ, कई लोग बदतमीजी से बात करते हैं, देते हैं गालियाँ, परंतु गाली देने तक से हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गाली देने से क्या होगा, कोई बात नहीं, अगले का विचार है, वो गाली दे, हम तो प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा भैया, हम तो कानून को लागू कराएंगे, कोई बात मेरी भावना है, हम सरकार के दिए हुए आदेशों की पालना करेंगे और उसको हम संतुष्ट भी करते हैं, ताकि एक आदमी का चालान होगा, वो 50 को जाके कहेगा तो वो एमबीएक्ट तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। आपका नाम?
महावीर शर्मा, हेड कांस्टेबल। अजमेर जिला कलेक्टर पर मोए मुबारक मस्जिद के बाहर ठंडे पानी की मशीन लगाई गई। मस्जिद के इंतजाम संभालने वाले सैयद चिश्ती ने बताया कि इस मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस और आसपास के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और उनके अलावा मस्जिद के बाहर वकील नोटरी के लिए बैठते हैं। इन सबको ठंडा पानी मिल सके, इसीलिए ये ठंडे पानी की मशीन लगवाई गई है ताकि उन्हें साफ और ठंडा पानी पीने के लिए मिल सके। सैयद चिश्ती ने यह भी कहा है कि मस्जिद के बाहर ठेले और रिक्शे वाले मजदूर थक हार कर बैठते हैं, ऐसे में उनको ठंडे पानी की जरूरत होती है, तो वह भी ठंडे पानी की मशीन से पानी पिएंगे तो उन्हें राहत मिलेगी। ये मस्जिद मोए मुबारक है जो कचहरी के नाम से मशहूर थी पहले, और कलेक्टर ऑफिस के नज़दीक ही है बिल्कुल, और यहाँ पे सारे ऑफिसेज वगैरह के आदमी यहाँ पे नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं। इस मस्जिद की तरफ से एक ठंडे पानी की मशीन लगाई गई है जो मस्जिद के बाहर उसके एक टोटी लगाई गई है, और उससे सभी कौम बरादरी के सभी मज़हब के लोग उसमें पानी पी सकें, यही हमारी ख्वाहिश है। इससे पहले हमने मस्जिद में लाइब्रेरी भी कायम की थी, उसमें कोई बच्चे जो अपने घर पे मौका नहीं मिलता है वो यहाँ आके स्टडी कर सकते हैं। एक हॉल है हमारे पास, उसमें कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है। तो इस तरह की खिदमत हमारी हर मतलब बिला मज़हब व मिलत के है, ये कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है किसी भी मज़हब का, हमारी तरफ से ये खिदमत है यहाँ पे। मैं ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती, जानशीन दीवान सैयद सलाहुद्दीन। आज फिर अजमेर में एक बार हुआ कोरोना का विस्फोट। अजमेर से 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने और वहीं एक कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत। अलग अलग जगहों से मिले कोरोना पॉजिटिव जिनको उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। जी सर, आज की कोरोना अपडेट क्या है? अनफॉर्चुनेटली रात भर में काफ़ी बड़ी संख्या में अजमेर शहर और आसपास के लोग पॉजिटिव आए हैं। जो हमको रिपोर्ट मिली अब तक करीब 25 पेशेंट अजमेर शहर के और किशनगढ़ के पॉजिटिव आए हैं, और शहर के करीब सभी इलाकों से मरीज पॉजिटिव हैं। पुलिस लाइन हो, भजनगंज, वैशाली नगर, सागर विहार कॉलोनी, और इधर से पहाड़गंज, आशागंज, फिर उधर के बाद में भजनगंज, फिर इधर ढोलावाटा, करीब सभी लोग जगह से एक एक दो पॉजिटिव पेशेंट हैं, और सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएँ हैं। हमने उन सबको यहाँ अजमेर के आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती किया है। उनकी रूटीन वर्कअप करेंगे, जो एसिम्टोमेटिक होंगे उनको हम कोविड केयर सेंटर में या होम आइसोलेशन में जैसे जैसे उनकी व्यवस्थाएं होंगी हम शिफ्ट कर देंगे। कोरोना पॉजिटिव वार्ड में आज अनफॉर्चुनेटली हमारे एक और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया। उक्त सज्जन 2 दिन पहले हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, 55 वर्ष उनकी उम्र थी, और वो UIT कॉलोनी भजनगंज का उनका एड्रेस हमारे पास में अंकित है। ये श्रीमान जब भर्ती हुए जभी से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आते ही ऑक्सीजन की कमी के कारण इनको बाईपैप मशीन पर रखा गया। 2 दिन तक लगातार बाईपैप मशीन पर रखने के बावजूद इनका ऑक्सीजन ठीक नहीं रहा, वेंटिलेटर पे लिया। इनका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था। काफ़ी कोशिशों के बाद न तो ब्लड प्रेशर ठीक हो पाया, ना ऑक्सीजन कमी ठीक हो पाई, और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। तो रूटीन प्रोटोकॉल जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का है, उससे हमने इनको बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थाएँ कर दी थी। और जब ये भर्ती हुए तो पता लगा इनको डायबिटीज़ भी काफ़ी हाई है। तो इस तरीके से ये मैं फिर दोबारा रिट्रेट करूँगा कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो बड़े खतरे में है कोरोना की वजह से। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं हमारे सस्पेक्ट वार्ड में ठीक हैं, और काफ़ी रिपोर्टें आ गई हैं नेगेटिव, उनको यथास्थान हमने शिफ्ट कर दिया है। अजमेर कूली है एक ऐसा वर्ग जिस पर छाया है रोजी रोटी का संकट। प्रदेश में अनलॉक फेज 2 में अब तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई। वहीं एक कूली ऐसा वर्ग भी है जिसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। लोगों का बोझ उठाने वाले आज अपने परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। अजमेर की रेलवे स्टेशन पर 92 कूली रजिस्टर्ड हैं, जिनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो चुका है। लॉकडाउन के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण तरह से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा। केवल मात्र 2 ही ट्रेन संचालित हो रही है, जिसमें आश्रम एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस है। लेकिन कोरोना वायरस भी लोगों में लगातार जारी है, जिसके चलते ट्रेनों में भी यात्री यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है। अशोक जी, किस तरह की स्थिति है आप लोगों की इस समय? इस समय स्थिति हमारी बहुत दयनीय है। 22 मार्च से जब तक जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन गवर्नमेंट सरकार ने लगाया, उसके बाद पूरे स्टेशन पर देश भर में कहीं भी कोई भी ट्रेनों का आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। इसी प्रकार सारे कुलियों की और हमें हमारे परिवार को चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम सबका बोझ उठाते हैं, लेकिन आज हम ही हमारे पूरे परिवार का बोझ उठाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। क्या करना पड़ रहा है अभी आपको? अभी हमें इस टाइम दूसरे मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है। कभी किसी ठेकेदार के जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं,
तो वो लोग हमें नया आदमी समझ के काम पर कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, मतलब एक आध दिन करते हैं, फिर 5 दिन बैठकर खाते हैं। इस तरह से हमारे को परिवार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें केंद्र सरकार से को चाहिए कि हम कुलियों को हमें आर्थिक सहायता प्रदान करें, जिससे हमें कुछ हमारे परिवार को चलाने में राहत मिले। कितने परिवार हैं यहाँ पर ऐसे कुली के काम करते हैं? जो हमारे स्टेशन पर, अजमेर रेलवे स्टेशन पर हम 92 कुलियाँ हैं। आपका नाम बताएं। अशोक जाटव, रेलवे स्टेशन अजमेर। नाम भीम सिंह है। किस तरह की स्थिति है अभी इस समय कुलियों की? अभी स्थिति इतनी नाजुक है जो इंसान घर की परिस्थिति को भी है ना सही तरह नहीं चला पा रहा है। हर कुली परेशान हो रहे हैं आज की स्थिति को देख के। कितने ट्रेनों का संचालन हो रहा है अजमेर में? अभी अजमेर स्टेशन पे दो ट्रेनों का संचालन हो रहा है, वो भी रात की है ट्रेनें, दिन में कोई ट्रेन नहीं। उसके बाद क्या करना पड़ता है आप लोगों को? दिन में घर बैठे 2 ट्रेनों को अटेंड करने के बाद में। कितना कमा पाते हैं? अभी कोई कमाई नहीं हो रही है इतनी। और पहले कितना कमाते थे? पहले मिल जाते 300, 200, 400 ऐसे मिल जाते। घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर मोबाइल व सिम मिलने का मामला सामने आया। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुराम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैरिक नंबर 1 में कैदी सुभाष बनुड़ा के पास एक मोबाइल व सिम बरामद हुई है। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हार्डकोर अपराधी सुभाष बनुड़ा के अंडरवेयर में वीवो का मोबाइल बरामद हुआ है, जिसके 4 टुकड़े हो रखे थे। इसके अलावा एक सिम भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जी सर, क्या मामला है आज? कल दिनांक 11/7/2020 को थाना आजा पर कार्यालय उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर से एक रिपोर्टिंग साक्ष्य की पेश की कि हाई सिक्योरिटी में साप्ताहिक संघन तलाशी ली जा रही थी, जिसमें वार्ड नंबर 1 के बैरिक नंबर 1 में हार्डकोर बंदी विचाराधीन सुभाष बानोड़ा सोनो बलवीर बानोड़ा निवासी बानोड़ा तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर जो उच्च सुरक्षा कारागृह में काफ़ी समय से निरुद्ध चल रहा है, जिसके वहाँ तलाशी ली गई। तो उस तलाशी के दौरान जो भी वहाँ तलाशी कर्मी थे उनको सुभाष बानोड़ा के अंडरवियर में से एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसको उन्होंने मौके पर ही जब्त किया और एक जियो कंपनी की सिम भी उसी समय वहीं अंडरवियर में सिम भी प्राप्त की, जिस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान सहायक उप निरीक्षक हरभजन सिंह जी के जिम्मे की गई। जैसी भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई हरभजन जी के द्वारा की जाएगी। जी, उसके 8-10 केस है, पहले ऑलरेडी केस है, उसके तो बाद भी स्टेटरी था बलवीर बानोड़ा और काफ़ी मामला थे, लूट हत्या डकैती, काफ़ी जघन्य अपराधों के अंदर वो बंद चल रहा है काफ़ी समय से। अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल 08 पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस अजमेर। अजमेर के अलवरगेट थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। फिरौती की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अलवरगेट थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई फिरौती की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस ने पड़ताल में आरोपी संजय मीणा और शेर सिंह को आज गिरफ्तार कर लिया। 11/7/20 को श्री सत्यनारायण सेन निवासी तोपदड़ा अजमेर ने थाना जब एक रिपोर्ट दी कि संजय मीणा व उसके साथी मेरी नाका मदार में एमडी कॉलोनी में जो शिवानी हेयर ड्रेसर की दुकान है उस पर आए और दुकान व मकान खाली कराने के लिए फिरौती 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके बाद अनुसंधान कल रात्रि को ही संजय मीणा एवं शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से इनको जेसी रिमांड फरमाया है। अतः इनका कोरोना टेस्ट करा करके जेसी कराया जाएगा। बंदूक की नोक पर मांगी थी ऐसे कुछ? नहीं, बंदूक की नोक तो नहीं थी। किस तरह की वारदात करी सर? इन्होंने मकान और दुकान खाली कराने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। दातार सिंह मेड़ती उपनिरीक्षक थाना। ग्राम पंचायत दोरई क्षेत्रवासी नाली के गंदे पानी व बारिश के पानी से हो रहे हैं परेशान। क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए आज क्षेत्रवासियों ने अपने निजी स्तर पर अंडरपास के बने नालों को और हबीबनगर के पास बने बड़े नाले को
पूर्णतः बंद कर दिया है। इस बारिश में क्षेत्रवासियों को बारिश के पानी के कारण परेशानी नहीं होगी, ऐसा पूरा इंतजाम करा है और यह कार्य क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया गया है। बढ़िया है जी, हमारे भी समस्या है, हमारे घर में पानी भर जा बैठे और पूरा निकास हट नहीं है पानी को। और आज मैं बहुत मतलब रात के 4 मेरे बंदे बनने पानी भर रहे हैं, बनने जाओ तो पानी भर रहा है और हटना पूरा चंद्र बैठे को पूरा पानी हटने जा रहा है। तो कहीं वो बंद करवो बहुत जरूरी है। मतलब सरपंच ने धन्यवाद है जो पानी बंद करवा दियो। कोरोना की मार के बाद अब आम आदमी पर सब्जी की मार पड़ रही है। देश में अनलॉक होने के बाद सब्जी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जुलाई महीने की शुरुआत में कीमतों में जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है, जिससे टमाटर का भाव सबसे अधिक बताया जा रहा है। वहीं अजमेर की मंडी में टमाटर के थोक विक्रेता द्वारा 35 से 50 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, तो वहीं थोक कीमतें 70 से 90 रुपए किलो बताई जा रही है। सब्जी मंडियों में अधिकतर सब्जियों के थोक भाव दोगुने हो चुके हैं। अन्य राज्यों से आ रही सब्जी की कीमतों में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ माल भाड़ा भी बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज गर्मी का दौर भी जारी है। जारी रहने से सब्जियां अधिक खराब हो रही है। हरी सब्जियों की बात करें तो किस तरह का भाव अभी अजमेर में चल रहा है? अभी ये बरसात की वजह से भाव तेजी हो रहा है। पहले लॉकडाउन से अभी महंगा है सब्जी। कितना भाव है, किसके सब्जी का कितना भाव है? भिंडी 40 रुपये किलो है, करेला 40 रुपये किलो है, फली 40 है, केरी 40 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये किलो है, लौकी 20 रुपये किलो है, कद्दू 20 रुपये किलो है। हाँ, ये बरसात से उछाल आएगा भाव में। आ रहे वे कम आ रहे। नशीर मोहम्मद 30 रुपये किलो हो गया। 30 रुपये किलो, पहले 25 रुपये किलो चल रहे थे, अभी बाजार तेज हो गई। प्याज तो 20 रुपये किलो चल रही है। खरीदारी में फर्क पड़ा है? खरीदारी में तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले कोरोना की मार, इससे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। धंधे नहीं है, धंधे भी नहीं है, बाजार भी इतनी नहीं है, तेज चल रही है। किसी तरह की परेशानी हो रही है आपको? सब चीज़ की परेशानी है। पहले 2-3 बोरियाँ खाली हो जाती है, अब तो एक बोरी भी खाली करना भारी पड़ रही है। नाम बताओ। राम स्वरूप। देखिए, बरसात जब भी आती है उसके पहले निश्चित रूप से सब्जियों में तेज़ी आती है, लेकिन इस बार जो है टमाटर, आलू, इन 2-3 सब्जियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, जिससे निश्चित रूप से थोड़ा बजट डगमगाता है। बाकी अन्य सब्जियों में इतना उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो नियमित रूप से काम आती है। टमाटर हर सब्जी में डालता है, तो 100 रुपये से 80 रुपये किलो टमाटर, आलू जिस हिसाब से बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी आई है। और बरसात में सब्जियाँ हमेशा महंगी होती है, लेकिन इस बार जो थोड़ी सी 2-3 सब्जियों में तेज़ी आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के बाद में इस प्रकार इसमें भी तेज़ी आएगी, लेकिन धीरे धीरे शायद सामान्य हो जाएगा। देखिए, पहले जिस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैली है, तो निश्चित रूप से इसका असर सब्जी पे भी आता है, क्योंकि उत्पादन में थोड़ी कमी आती है, लेकिन किसान जो है मजबूती से डटा हुआ है और सब्जी जो है वो लगातार बाजार में भेज रहा है। लेकिन कुछ सब्जियों में विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio